हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 साइंस चैप्टर 3 फ्रॉम सीड टू सीडलिंग्स। यू हैव लर्न दैट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमने पढ़ा है न्यू प्लांट जो है सीड से ग्रो करते हैं। द सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हमको सीड्स कहाँ से मिलते हैं? कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में सीड्स होते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। फ्लावर्स और फ्रूट्स से हमको सीड्स मिल जाते हैं। लेट अस लर्न हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट सीड से कैसे ग्रो करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सीड्स एंड इट्स पार्ट्स। तो सीड्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे। Soak some bean seeds for overnight in water. Take a soaked seed and remove its outer covering. The outer covering is called seed coat. तो हम क्या करेंगे, कुछ बीन के सीड लेंगे और उसको हम रात भर पानी में भिगो के रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो बाहरी छिलका होता है उसको हटा देंगे। बाहरी छिलका जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट। टेक ए पेन नाइफ एंड ब्रेक द सीड्स अलोंग इट्स जॉइंट। द सीड्स ओपन अप इनटू टू हाल्फ्स। दिस येलो फ्लैशी पार्ट्स आर कॉल्ड द कोटिलीडन्स और सीड लीव्स। तो जो सीड्स को हम भिगो के रखेंगे उसके सीड कोट को हम निकाल देंगे और उसको क्या करेंगे, नाइफ यानी कि चाकू से सीड को 2 पार्ट में कट कर देंगे। सीड को 2 पार्ट में कट करने के बाद हमको येलो कलर का कोटिलीडन्स दिखाई देगा। जो येलो कलर का 2 पार्ट्स है उसको हम कोटिलीडन्स भी कहते हैं और सीड लीव्स भी कहते हैं। सेपरेट दिस एंड यू विल फाइंड ए क्रीम कलर बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। अगर हम कोटिलीडन्स को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसके अंदर हमको छोटा सा बेबी प्लांट देखने को मिलेगा। के अंदर जो हमको छोटा सा बेबी प्लांट देखने को मिलेगा उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। द बेबी प्लांट हैज़ ए टीनी शूट एंड ए टीनी रूट। और वो बेबी प्लांट में छोटा सा रूट और शूट होता है। द बेबी प्लांट्स गेट इट्स फूड्स फ्रॉम द कोटिलीडन्स। और बेबी प्लांट्स जो सीड के अंदर होता है वो अपना खाना कोटिलीडन्स से लेके बड़ा होता है। फिर जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं उसका रूट्स निकलता है और रूट्स जो है ज़मीन के अंदर जाता है, फिर वाटर और मिनरल्स वहाँ से लेता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है कोटिलीडन्स से ही अपना खाना लेके वो बढ़ता है। ग्राम, पीच एंड बीन्स हैव 2 कोटिलीडन्स व्हेयर मेज, व्हीट एंड राइस हैव ओनली 1। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास 2 कोटिलीडन्स होते हैं, जैसे कि ग्राम, पीच और बीन्स, यानी कि उनके सीड को हम कट करेंगे तो हमको 2 पार्ट मिलेंगे। और कुछ जो होते हैं जो जिसमें एक ही कोटिलीडन होते हैं और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, ये सब में एक ही कोटिलीडन होते हैं। अब पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। Let us see how a plant grow from a seed. Take some bean seeds, place the seeds on a piece of moist cotton in a plate. Keep the cotton wet. Place the plate near a sunny window. Look at the plate every day. What do you observe? तो हम क्या करेंगे, कुछ बीन सीड्स लेंगे। बीन सीड्स को हम कॉटन क्लॉथेस में डाल देंगे और कॉटन क्लॉथेस जो है उसको हम मॉइस्ट यानी कि गीला रखेंगे और उसको एक प्लेट में रख देंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और वहाँ पे थोड़ा सा पानी हम देते रहेंगे, जैसे कि वो कॉटन क्लॉथेस जो है सूख ना जाए, गीला ही रहे। प्लेस द प्लेट नियर ए सनी विंडो। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उस प्लेट को जहाँ पे धूप आता होगा, विंडो के पास जहाँ पे भी धूप आता होगा वहाँ पे लेके रख देंगे। और क्या करेंगे, हर रोज़ हम उस प्लेट को देखते रहेंगे। तो हम क्या देखेंगे,
You will see that after 2 or 3 days the seeds cover become soft and split open. तो हम देखेंगे जो बीज है वो क्या होंगे, फूल जाएंगे और जो है उनका सीड कोट है वो ब्रेक टूट जाएगा और वहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट निकला होगा। द बेबी रूट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम ईच सीड, और जो हम सीड डाले थे वहाँ से पहले क्या होगा, पहले रूट वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर ए फ्यू डेज स्मॉल लीव्स कम एंड ए न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, और कुछ दिन के बाद सीड पहले निकलेगा और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे स्मॉल लीव्स निकलेगा और जो है प्लांट्स बड़ा होना शुरू हो जाएगा। द स्मॉल न्यू प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, जो छोटा सा प्लांट्स अभी हुआ है जिसके छोटे से लीव्स हैं उसको हम सीडलिंग कहते हैं। When the seedling comes out of the baby plant, it is called germination. जब सीडलिंग जो छोटा सा प्लांट सीड से बाहर निकलता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। Thus the development of seed into a seedling is called germination. तो हम जर्मिनेशन किसे कहते हैं, जो सीड्स से सीडलिंग निकलता है उसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बेबी प्लांट्स गेट ऑल इट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलिडन्स। जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है तो जो बेबी एम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट्स होता है, वो अपना खाना कॉटिलिडन से ही लेता है क्योंकि उसके रूट जो है ज़मीन में नहीं गए होते हैं, छोटा सा रूट होता है, इसलिए कॉटिलिडन से ही वो अपना खाना लेता है। द कॉटिलिडन्स कॉन्टेन ए स्टोर फूड, तो कॉटिलिडन्स में थोड़ा सा खाना बेबी प्लांट के लिए पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर्स में हमको सीड्स कैसे जर्मिनेशन होता है उसका पूरी पिक्चर्स हमको दिखाया गया है, और इसका मैं एक वीडियो भी बनाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, तो क्या क्या चीज़ हमको सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए। सीड्स नीड स्पेशल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, लेट अस स्टडी दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी की मदद से हम जानेंगे कि सीड्स जो है ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, टेक 4 प्लेट्स, हम 4 प्लेट्स लेंगे, मार्क देम ए बी सी एंड डी, और उस प्लेट में हम लिख देंगे ए बी सी डी, अलग अलग प्लेट में, एक प्लेट में हम ए लिखेंगे और दूसरी प्लेट में बी, ऐसे करके ए बी सी डी अलग अलग प्लेट्स में हम लिख देंगे। ड्राई कॉटन वूल एंड सम ड्राई बीन सीड इन प्लेट ए, तो हम प्लेट ए में क्या रखेंगे, प्लेट ए में हम ड्राई कॉटन वूल और ड्राई बीन सीड, जो दोनों ही, कॉटन वूल भी सूखा है और बीन सीड भी सूखे हैं, दोनों हम सूखे वाला जो है प्लेट ए में डाल देंगे। पुट दिस प्लेट इन ए विंडो सील वेयर इट कैन गेट एयर, सनलाइट एंड वार्मथ, और इस प्लेट को हम कहाँ पे रखेंगे, विंडो के साइड में रख देंगे जहाँ पे सनलाइट, एयर और सनलाइट की गर्मी जो है सब पहुँचता होगा। पुट मॉइस्ट कॉटन एंड सम सोक्ड सीड्स इन प्लेट बी, और हम प्लेट बी पे क्या रखेंगे, प्लेट बी पे हम क्या रखेंगे, मॉइस्ट कॉटन, जो गीला कर देंगे और कॉटन को हम रखेंगे, और उसके साथ हम सोक्ड सीड्स, जो पानी में भिगो हुए सीड्स को हम रखेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, विंडो के साइड्स में लेकर रख देंगे जहाँ पे फ्रेश एयर, सनलाइट ये सब ठीक टाइम पे प्लांट्स को मिलता होगा वो सीड्स को। उसके बाद हम सी में क्या रखेंगे, पुट सोक्ड बीन सीड्स इन प्लेट सी एंड कवर देम विथ वाटर, सोक्ड सीड्स पानी में भिगो हुए सीड्स रख देंगे और वो उसको पानी में, और उसको हम पानी में डुबो के रख देंगे, और इसको भी लेके हम विंडो के पास में ही रख देंगे, विंडो सील में। और फिर हम डी में क्या रखेंगे, पुट सम सोक्ड बीन सीड इन प्लेट डी एंड प्लेस इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर, हम यहाँ पे भी जो भिगो हुए सीड्स को रखेंगे और हम क्या करेंगे, उसको लेके हम रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे। तो प्लेट डी में हम भिगो हुए सीड रखेंगे और उसको लेके हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। लुक एट द बीन सीड एवरी डे, हर रोज़ हम बीन सीड्स को देखेंगे तो क्या होगा, आफ्टर 2 or 3 days यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, और यहाँ पे टेबल पे जो दिया गया है वो हम देखेंगे।
तो देखो प्लेट ए हम वहाँ पे क्या डाले थे, सूखे कॉटन और सूखे बीन के सीड हम वहाँ पे रखे थे और वो उसको लेके विंडो के साइड्स में रख दिए थे जहाँ पे सनलाइट और एयर मिलता होगा। तो बीन सीड्स और कॉटन दोनों ही सूखे हैं, तो और क्या है वहाँ पे वाटर नहीं है, इसीलिए क्या होगा वहाँ पे प्लांट जो है ग्रो नहीं करेगा। प्लेट बी में हम क्या रखे थे, कॉटन को हम गीला करके रखे थे और सीड्स को भी भिगोए थे और उसको भी लेके हम जहाँ पे सनलाइट और एयर आता है उसी जगह पे रख दिए थे। तो यहाँ पे वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स को सब कुछ मिल रहा है, सीड्स को सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ का सीड्स जो है ग्रो करेगा। प्लेट सी में हम क्या रखे थे, प्लेट सी में हम भिगोए हुए सीड तो रखे थे लेकिन उसको पानी में हम डालकर रखे थे, इसीलिए वो सीड्स को हवा और सनलाइट भी अच्छे से नहीं मिलेगा, इसीलिए वो प्लेट सी का सीड्स भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और प्लेट डी में हम क्या रखे थे, भिगो हुए सीड तो रखे थे और उसको लेके हम रेफ्रिजरेटर में डाल लिए थे। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में हमको सनलाइट और फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, इसीलिए और वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड भी होगा तो जो सीड्स है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमको इससे ये पता चलता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या एसेंशियल है। So we can conclude that for seed to germinate the essential conditions are water, air, sunlight and proper temperature। तो सीड्स को ग्रो करने के लिए हमको पानी चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर, ज़्यादा हॉट हो ज़्यादा कोल्ड हो तभी प्लांट्स का सीड्स जो है ग्रो नहीं करेगा। डू ऑल सीड ग्रो इक्वली, क्या सभी सीड्स एक जैसा बढ़ते हैं? ऑल सीड डू नॉट ग्रो वेल इन द सेम कंडीशन, तो सभी सीड जो है उनको ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए, सभी एक जैसे कंडीशंस में ग्रो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। टेक ए फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट हम लेंगे और फ्लावर पॉट में हम क्या करेंगे, वहाँ पे गार्डन का सॉइल हम भर देंगे और उसके ऊपर कुछ हम बीन और ग्रीन ग्राम के सीड्स हम डाल देंगे और हर रोज़ क्या करेंगे, उस पॉट में हम पानी डालते रहेंगे और कुछ वीक के बाद हम देखेंगे मेजर द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स, और दोनों जो बीन सीड्स और ग्रीन ग्राम के सीड्स डाले थे दोनों सीड्स कितना ग्रो किए हैं उनका हम लेंथ मेजर करेंगे। तो हम देखेंगे दोनों सीड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो हम क्या किए थे, सीड्स को एक ही हम पॉट में डाले थे, एक जैसा पानी दे रहे थे, सनलाइट एयर सब कुछ एक जैसा मिल रहा था, उसके बावजूद भी सीड्स जो है इक्वली ग्रो नहीं करते हैं। कुछ सीड्स जो ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, कुछ सीड थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, सीड और सीड्स नहीं उनके सीडलिंग्स। तो अगर हम एक जैसा उनको सब कुछ देते हैं फिर भी कुछ सीड्स होते हैं जो बड़े जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, कुछ सीड्स जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए फार्मर्स लोग क्या करते हैं, सीड ऑफ सम क्रॉप्स लाइक व्हीट, जोहर, पीच, कॉर्न आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड्स, तो डायरेक्टली उनको फील्ड्स में ज़मीन में डाल के वहाँ से क्रॉप्स उगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं उनको पहले क्या करते हैं, जैसे कि पैडी यानी कि राइस और ब्रिंजल, इनको एक स्पेशल नर्सरी बेड्स में ग्रो करते हैं और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसको दूसरी जगह पे लेके ट्रांसप्लांटेड, इनको दूसरी जगह पे लेके वहाँ पे इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे छोटे यंग सीड्स होते हैं इनको लेके दूसरे नर्सरी बेड से लेके दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करके उसको अच्छे से लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो हम ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, नर्सरी बेड्स यानी कि जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स का ख्याल रखा जाता है उसको हम नर्सरी कहते हैं। तो नर्सरी बेड्स में पहले छोटे छोटे प्लांट्स उगाया जाता है और उसको जब बड़े हो जाते हैं वो उसको लेके दूसरे जगह पे लगाया जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। When the young seedlings come out in the field, the farmers remove those which are not of healthy growth। तो जब फील्ड में खेत में
प्लांट्स लगाया जाता है, सीडलिंग को लगाया जाता है, और जहाँ पे वो हेल्दी नहीं होते हैं, जो सीडलिंग हेल्दी नहीं होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटाया जाता है। इन दिस वे द रिमेनिंग सीडलिंग्स आर गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फेवरेबल कंडीशन फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो इससे क्या होता है, जो हेल्दी सीडलिंग्स है उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और सनलाइट मिलता है, एयर, सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाता है। अभी हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल्स ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या होता है, अगर एक प्लांट्स है और वो वहाँ पे सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स फले हैं और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, और जब वो फ्रूट्स पक जाएंगे तो सारी जो फ्रूट्स है ज़मीन के वहाँ पे ही गिर जाएंगे, और जो बेबी प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स है वहाँ पे ही ग्रो हो जाएंगे। बहुत सारे सीड्स वहाँ पे गिर जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो सभी प्लांट्स को अच्छी तरह से सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या होता है, प्लांट्स सब अपने सीड्स को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट्स के मदद करते हैं, जैसे कि बाय विंड्स। तो विंड से कौन कौन से प्लांट्स के सीड्स एक जगह से दूसरे जगह जाके ग्रो होते हैं? कॉटन, मदार सीड एंड हिप्टेज। ये बहुत ही हल्के होते हैं और ये क्या होते हैं, हवा में उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और जहाँ पे वो दूर दूर पे गिरते हैं वहाँ से नए प्लांट्स ग्रो होता है। बाय वाटर, पानी से कौन कौन से सीड्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं? जो कॉटन और लोटस होते हैं ये क्या होते हैं, ये नदी के किनारे, समंदर के किनारे और पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं, और ये कॉटन के चारों तरफ जो फाइब्रस आउटर कोटिंग होता है ये इसको पानी में तैरने में मदद करता है, इसीलिए पानी में तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाते हैं। और लोटस प्लांट्स भी ये क्या होते हैं, पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो होते हैं, न्यू प्लांट्स वहाँ से उगते हैं। और कुछ सीड्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाती हैं, एनिमल्स उनको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। और जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्रूट्स को खा देते हैं, और जो वो क्या करते हैं, उनके सीड्स को दूसरे जगह पे लाके गिरा देते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में कुछ सीड्स होते हैं जो चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाके वो गिर जाते हैं, वहाँ से नए प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जानथम सीड्स और टाइगर नेल सीड्स। ये क्या होते हैं, एनिमल्स के बॉडी में चिपक जाते हैं। और जैसे स्पीयर ग्रास और भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, इंसेक्ट सब बैठते हैं, और ये इंसेक्ट जहाँ पे उड़ के जाते हैं अपने साथ वो प्लांट्स का सीड्स भी लेके जाते हैं और वहाँ पे गिरा देते हैं, वहाँ से फिर नया वाला प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। और कुछ सीड्स होते हैं जो एक्सप्लोजन्स यानी कि फट जाते हैं और उनके सीड्स जो हैं बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो और स्क्वीटिंग क्यूकम्बर। इनके सीड्स बहुत ज़ोर से फटते हैं और स्कैटर बहुत दूर दूर जाके ये गिर जाते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ से फिर नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। If we know the conditions that are suitable for the healthy germination of seeds, we can grow better crops. अगर हमको पता होगा कि हेल्दी सीड्स ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए तो उसी हिसाब से हम अच्छे क्रॉप्स उगा सकते हैं। We know that plants for the healthy growth need suitable soil, water, minerals, humus, temperature and sunlight. तो हमको पता है हेल्दी प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सुइटेबल सॉइल और वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ह्यूमस चाहिए और अच्छे टेम्परेचर चाहिए, और सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। तो सभी प्लांट्स एक जैसे सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरह के सॉइल चाहिए। जैसे कि राइस एंड जूट, राइस और जूट जो है वो क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। दैट इज वाई मोर राइस इज ग्रो इन और अराउंड बंगाल। तो बंगाल में बहुत सारे रिवर्स हैं और वहाँ पे अच्छा खासा हमको पानी और क्ले सॉइल मिल जाता है। तो बंगाल ये सब इलाका में क्या होता है, राइस और जूट उगाया जाता है।
ऑन द अदर हैंड व्हीट इज ग्रोन इन द सैंडी एंड इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और दूसरी तरफ क्या होता है, हमको व्हीट ग्रो करने के लिए सैंडी सॉइल और इरीगेटेड सॉइल जहाँ पे हम पानी देते हैं खुद से, तो वैसे वाला सॉइल्स में व्हीट ग्रो करते हैं। व्हीट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा कीचड़ वाला ऐसा सॉइल नहीं चाहिए, वो कम पानी में भी व्हीट ग्रो कर सकते हैं। और व्हीट कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्हीट ग्रो करते हैं। जोहर एंड बाजरा आर ऑल्सो ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान में तो डिजर्ट इलाका है और डिजर्ट में हमको सैंडी सॉइल देखने को मिलता है। तो राजस्थान में क्या ज़्यादा उगाया जाता है, राजस्थान में जोहर और बाजरा जो है ज़्यादा उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज़ गुड फॉर कॉटन। और जो हमारे सेंट्रल इंडिया वहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में कॉटन प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और हमको जो है टी प्लांट उगाने के लिए जहाँ पे हिल है और ज़्यादा बारिश होता है, वैसे इलाके में क्या होते हैं, टी प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि आसाम, नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग, आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग में टी प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। और जो मेज होते हैं, मक्का होता है, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ज़्यादा ड्राई सॉइल में, और वो उसको प्लेन इलाका में भी हम ग्रो करते हैं और हिलीज एरिया में भी हम उसको ग्रो करते हैं। और कोकोनट प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में हमको देखने को मिलता है, समंदर के किनारे। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स। तो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग क्लाइमेट्स और सीजन्स में ग्रो करते हैं। जैसे कि क्रॉप लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रो इन विंटर एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो व्हीट और ग्राम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं हम लोग, और जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और राइस, जोहर एंड बाजरा ग्रो इन समर एंड आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और राइस, जोहर, बाजरा ये सब हम क्या करते हैं, समर सीजन से उगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाया जाता है उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो क्रॉप्स समर सीजन में उगाया जाता है उसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स और ये सब होते हैं जो साल भर भी हम उसको उगा सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, बीन, रेडिश एंड पीच, ये सब विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पम्पकिन्स, ब्रिंजल्स, ये सब हम समर सीजन में इनको हम उगाते हैं। दिस डेज मैन्यूर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो आजकल क्या करते हैं, मिट्टी में मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं ताकि क्या हो, हमको ज़्यादा वेजिटेबल्स और क्रॉप्स ज़्यादा मिल सके। तो हम मैन्यूर्स कहाँ से हमको मिलता है, जो डेड प्लांट होते हैं उनके डेड प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब, और काउ डंग, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, ये सब क्या बनते हैं, ये मैन्यूर्स बनते हैं, खाद। और काउ डंग भी एक मैन्यूर है। और यूरिया, एमोनियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स, ये सब क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनको हम सही मात्रा में क्रॉप्स में डालना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, हमारा क्रॉप्स ख़राब हो सकता है। तो जितना चाहिए प्लांट्स को उसी हिसाब से हम हमारे खेत में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो हेल्दी क्रॉप्स और गुड क्रॉप्स उगाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, बेस्ट वैरायटी सीड्स, जो ज़मीन में बुनने के लिए हम अच्छी सीड्स हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। और जो सीड्स को हम ज़मीन में डालने से पहले ज़मीन को अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे, यानी कि उसको हल कर लेंगे, उसका मिट्टी को जो है ऊपर नीचे करेंगे। आजकल तो ट्रैक्टर सब है और ट्रैक्टर्स की मदद से हम आसानी से हल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। उसके बाद हम सॉइल में मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स सही मात्रा में डालेंगे। मैन्यूर्स हम जितना डालने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। फर्टिलाइजर्स हम वो जितना हम क्रॉप्स उगाए हैं, हमारा जितना इलाका है उसी हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं।
और हम क्या करेंगे, इरिगेट द सॉइल प्रॉपरली, और सही मात्रा में हम क्रॉप्स में पानी देते रहेंगे। जिस क्रॉप को जितना पानी चाहिए उतना पानी हम सही मात्रा में देंगे, तभी ये सब करेंगे तो क्या होगा, हमको हेल्दी क्रॉप्स मिल पाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, तो हम क्रॉप्स को क्या करेंगे, घर में हम उसको ले आएंगे और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके, कैसे स्टोर करके रखेंगे, और ज़मीन में भी जब वो होते हैं तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काओ, गोट्स, बफेलोज, ये हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं, इसीलिए क्रॉप्स उगाने से हम क्या करेंगे, फेंसिंग, यानी कि हमारे जो है खेत है उसके चारों तरफ हम घेरा लगा लेंगे ताकि काओ, गोट, बफेलोज ये सब हमारे खेत के अंदर ना जा सके। और हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन, अगर एक साल में वहाँ पे हम राइस उगाए हैं तो राइस हो गया, तो उसके बाद हम वहाँ पे हम ग्राम्स, पीच ये सब उगा सकते हैं। तो एक साल में जो एक ही फील्ड में हम अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं उनको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, जो रैट, माइस, स्क्वेरल्स और अदर बर्ड्स जो खा जाते हैं क्रॉप्स को, उससे भी हम बचाएंगे। और जो प्लांट डिजीज्ड यानी कि उनको बीमारी हो गया है उसको हम टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे, नहीं तो वो क्या होता है, दूसरे प्लांट्स में भी फैल सकता है। और कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं, उनसे बचाने के लिए हम क्रॉप्स पे क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स जो है और पेस्टिसाइड्स ये सब स्प्रे कर देंगे। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब इंसेक्ट को मारने में मदद करते हैं। और हम क्या स्प्रे करेंगे, गैमेक्सिन और डीटीटी हम हमारे खेत पे स्प्रे करेंगे, यहाँ पे जिसे फ़ोटो पे दिखाया गया है। और ये सब थोड़ा सा जहरीला होते हैं, इसीलिए इसको स्प्रे करने से पहले हमारे मुंह को हम अच्छी तरह से ढक लेंगे। और जब हम क्रॉप्स को हमारे घर पे रखने के लिए लाएंगे तो उसको हम एक सुरक्षित जगह पे रखेंगे जहाँ पे नमी ना हो, और रैट, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वायरल और इंसेक्ट्स ये सब हमारे क्रॉप्स को ख़राब ना कर सके। इसीलिए इसको हम एयर टाइट कंटेनर्स यानी कि एयर टाइट सील्ड जो अच्छी तरह से बंद हो वहाँ पे रख देंगे, तो जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स और रैट्स हमारे फसल को ख़राब ना कर सके। तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। और आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ का एक्सरसाइज